नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के भोपाल पहुंचते ही शिवराज सिंह मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म है। इसको हवा मिली सुबह सीएम हाउस में हुई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की मुलाकातों से। मंत्री पद के दावेदार भी भोपाल पहुंचने लगे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इस बार विस्तार हो ही जाएगा। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सर, मंत्रिमंडल विस्तार पर काफी अटकलें लग रही हैं सर। जब होगा तो अटकलें शांत हो जाएगी। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को सीएम शिवराज ने भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन प्रदेश में एक दो दिन में बड़ा सियासी फैसला हो सकता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत की सीएम हाउस में मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई। उपचुनाव के नतीजों की 24 दिन बाद हुई ये मुलाकात मंत्रिमंडल और भाजपा संगठन के विस्तार को लेकर अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में इस्तीफा देने वाले दोनों पूर्व मंत्रियों तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत के अलावा चुनाव हारे 3 मंत्रियों इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया और इंदल सिंह कंसाना को सरकार या निगम मंडलों में जगह देने पर विचार हुआ है। वहीं इस सियासी सरगर्मी के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शुक्रवार को लखनऊ से भोपाल पहुंच गई हैं। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल के आने के पहले ही राजनीतिक बैठकों के लिए अपना समय रिजर्व रखा था। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक शिवराज इसी सिलसिले में बैठकें और मुलाकातें करते रहे। राज्यपाल के अचानक भोपाल प्रवास को भी इसी राजनीतिक सरगर्मी से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के साथ रूटीन बैठकें होती रहती हैं और उसी रूटीन बैठक के तहत सामान्य तौर पर जो हमारे संगठनात्मक बाकी सारी चीज़ें उनकी एक सामान्य चर्चा के तौर पर बैठे थे, कोई विशेष नहीं था। देखिए, जब बैठते हैं तो संगठन, सरकार, प्रदेश, सारी बातों की चर्चा होती है, तो सामान्य बैठक क्या, कोई एक विशेष बैठक नहीं थी। संगठन के बारे में जल्दी होगा। राज्यपाल आने वाली है, मंत्रियों को शपथ दिलानी है जिनका कार्यकाल वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, उनको जब लगेगा तब वो दिलाएंगे। सिंधिया खेमे को लेकर कुछ सारी चीजों में मेरा ऐसा मानना है कि समय पर जो चीज आवश्यक है प्रदेश के लिए, संगठन के लिए, सरकार के लिए, उन सारी चीजों पर निर्णय उचित समय पर होता है और जो आवश्यक है वो जल्दी ही सारी चीजें होंगी। छोटी छोटी टोलियों के गैंग भाजपा के अंदर अब सब सहज नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी तरह का निर्णय लेने की क्षमता किसी में नहीं बची। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब सिंधिया का वजूद भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं से कई गुना ज्यादा है और इसी कारण न मंत्रिमंडल विस्तार हो पा रहा है, न वे संगठन की घोषणा कर रहे हैं। देखते हैं आने वाला समय क्या होता है। हमारी तो केवल इच्छा ये है कि सब सामान्य रूप से हो जाए, जिससे जनता का जो विकास कार्य रुका हुआ है, जो प्रदेश अभी भी संघर्ष में है, वो संघर्ष प्रदेशवासियों का खत्म हो। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में निगम मंडलों में नियुक्ति के अलावा संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी पर अंतिम मोहर लगाई जा सकती है। हालांकि शिवराज कह रहे हैं कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार का इरादा नहीं है, जब करेंगे तो अटकलें बंद हो जाएंगी। लेकिन सिंधिया के दोनों पूर्व मंत्रियों सिलावट और राजपूत को प्राथमिकता से कैबिनेट का दर्जा फिर से देने का दबाव भी है। इस सिलसिले में शिवराज और सिंधिया की औपचारिक मुलाकात भी हो चुकी है। दावेदार भी भोपाल पहुंचकर नेताओं से मुलाकात करने लगे हैं। बैठक के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने साफ कहा, जब साथ बैठते हैं तो बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होती है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि देव जागने के बाद भाजपा के कई विधायकों का भाग्य जल्दी जागने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मंत्रिमंडल विस्तार की इन तमाम अटकलों, मुख्यमंत्री के जो बयान है वो और प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनकी चर्चाओं के बीच इन सब के मायने क्या हैं, इसको और अधिक समझेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इसके लिए जुड़े हुए हैं हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, हमेशा की तरह एक बार फिर से पहले मुख्यमंत्री ने कहा विस्तार नहीं होगा, अब भी उन्होंने ये कहा है, आज तो सीधे तौर पर नहीं कहा लेकिन ये कहा कि जब
अटकलें चल रही हैं, अगर विस्तार हुआ तो अटकल खत्म हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है। बीडी शर्मा को भी हमने सुना कि अगर जब सरकार और संगठन भेजते हैं तो सब चीज़ों पे चर्चा होती है। तो क्या मान लिया जाए कि ये जो बैठक हम देख रहे हैं, क्योंकि कल 2-3 घंटे की बैठक होती है बीडी शर्मा सुहास भगत की, आज सुबह मुख्यमंत्री अपना टाइम रिजर्व रखते हैं, गवर्नर जो 7 तारीख को आने वाली होती है वो 4 तारीख को आ जाती हैं, तो इन सब के बीच क्या बीजेपी के जो दावेदार हैं उनके लिए कोई खुशखबरी है या फिर एक और उनको तारीख मिलने वाली है? बिल्कुल मनोज जी, बीजेपी से जो दावेदार हैं उनकी उम्मीदें जो है कहीं ना कहीं परवान चढ़ी हुई हैं, ये मान सकते हैं। बहुत जल्दी उनको खुशखबरी भी मिल सकती है, हो सकता है इसी हफ्ते मिल जाए, हो सकता है कि अगले हफ्ते या इस महीने के अंत तक उनको ये खुशखबरी मिले। लेकिन जिस तरीके से कवायद चल रही है वो अपने आप में संकेत दे रही है। जो बीडी शर्मा जी ने साफ साफ कह ही दिया है कि हर तरीके की बात होती है, तो उसमें स्वाभाविक तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार भी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी संगठन की जो प्रदेश कार्यकारिणी आनी है वो भी है, पार्टी और सरकार के आगामी कार्यक्रम भी हैं, मुख्यमंत्री जो लगातार समीक्षाएं करने वाले विभागों की वो भी है। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसके पूरे आगे का रोड में क्या हो सकता है, किन लोगों पर क्या जिम्मेदारी दी जाए, जो मंत्री हैं उनका परफॉर्मेंस अभी तक कैसा रहा, उनको विभाग अभी बदले जाएं या विभागों की समीक्षा के बाद वहाँ पर कुछ बदलाव किया जाए, तमाम चीज़ों पहलुओं पर वहाँ पर चर्चा निश्चित तौर पर हो रही होगी। बीडी शर्मा जी ने साफ साफ इस बात को कह भी दिया है। मुख्यमंत्री का जो कहना है वो अपनी जगह मुख्यमंत्री भी सही है कि अभी विस्तार नहीं। मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कभी भी ये नहीं कहेगा कि विस्तार वो परसों करने वाला है। बिल्कुल, यदि वो कल विस्तार करने वाला है तो वो आज कहेगा कि हाँ मैं कल विस्तार करने वाला हूँ, इतने बजे नए मंत्रियों की शपथ होगी या मंत्रिमंडल में पुनर्गठन होगा, तो वो सारी चीज़ें वो तब कहेगा जब उसकी अंतिम मुकाम पर वो पहुंच जाएगा। और एक ऑप्शन और भी वो ये जब करेंगे तो ये भी कह सकते हैं कि मैंने विस्तार नहीं किया है, मैंने तो जो रिक्त पद है उनकी पूर्ति की है। हाँ, तो क्योंकि वो यदि मुख्यमंत्री ये कहता है, क्योंकि मंत्री बनाना किसी को ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार विवेकाधिकार है। मुख्यमंत्री अपनी टीम चुनता है, उसके लिए पार्टी संगठन उनका सहयोगी हो सकता है किन लोगों को चुना जाए। यदि पार्टी संगठन दबाव डालकर किसी को कहे कि आप मंत्रिमंडल विस्तार कर लीजिए तो ये संभव नहीं है। आला कमान भी यही कहेगा कि आपको यहाँ पद खाली हैं, आप पद भर लीजिए, लेकिन कितने पद भरे जाएं, क्या रखे, तो उसमें सबसे बड़ा भूमिका जो है वो मुख्यमंत्री की होगी कि वो कैसे लोगों को लेता है, कितने लोगों को लेता है, कैसी टीम बनाना चाहता है जिससे वो सरकार अच्छी चला सके, क्योंकि सरकार उसको चलानी है। बिल्कुल, वो मंत्री उसके सहयोगी की भूमिका में है, ना कि वो सरकार के अलग अलग कोई स्तंभ है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जिस दिन विस्तार करेंगे या पुनर्गठन करेंगे उस दिन वो खुद ही कहेंगे, एक दिन पहले ही हो सकता है वो बता दें जब पूरी तैयारी हो। यदि वो पहले से बताते हैं तो उनके बंगले के आगे लाइन लग जाएगी सुबह से, बिल्कुल, वो रात तक सारे कामकाज वो प्रभावित हो जाएंगे, मिलने वालों की कतार। जैसे आप देख लीजिए कि राज्यपाल आ रही और ऐसे नज़ारे भी हमने देखे हैं कि संभावित जिनके यहाँ तो उनके यहाँ पकवान बनने लग गए हैं, कुछ कोप भवन में बैठ जाते हैं, कोप भवन में बैठ जाते हैं, होर्डिंग बैनर पोस्टर भी लग जाते हैं। और जैसे राज्यपाल बिफोर टाइम आई, 7 तारीख को आना था, 4 तारीख को भोपाल आई, और वो उनका वापसी का कोई कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ कि वो कब जाने वाली है। तो उसको देखते हुए जिस तरीके से संजय पाठक आज सुबह से सीएम से मिलने पहुंच गए, कल भी बिल्कुल, तो ये जो रेस लगनी शुरू हो रही है वो संकेत दे रही है। क्योंकि मनोज जी, सीधा सा राजनीति का एकमात्र सूत्र है कि यदि कहीं धुआं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी हुई है, चाहे छोटी लगी हो या बड़ी लगी हो। तो ये मान के चलिए कि उसको लेकर कवायद चल रही है। अब वो कितने दिन में परिणति सामने आएगी वो मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये जरूर है कि उस दिशा में प्रयास शुरू हो गए हैं, कैसे लोगों को लिया जाए, कैसे क्षेत्रीय संतुलन साधा जाए। क्योंकि पिछला जो मंत्रिमंडल बना था वो चुनावी मंत्रिमंडल था, बिल्कुल, वो प्रदेश के विकास के लिहाज से मंत्रिमंडल नहीं था, वो क्षेत्रीय संतुलन या गुटी संतुलन का मंत्रिमंडल नहीं था। उसमें एक ग्वालियर चंबल में पूरा एक शिफ्ट हो गया था, वो कह सकते हैं। उसमें एक बड़ा कांग्रेस का गुट टूटकर भारतीय जनता पार्टी में मिला था, वो कुछ अपनी शर्तों के साथ आया होगा, उसकी शर्तों को पूरे करने के वजह से एक ही क्षेत्र के लोगों को या एक ही नेता के समर्थकों 1 दर्जन लोगों को मंत्री बना दिया गया था। तो इस तरीके का मंत्रिमंडल था जिनको कि चुनाव मैदान में उतरना है, तो उनको एक बूस्ट करने के लिए वो मंत्रिमंडल बनाया गया था कि ये चुनाव मैदान के सिपाही, हमको मंत्री रहेंगे तो उनको थोड़ा वजन बढ़ जाएगा, उनका जनता का ज़्यादा समर्थन मिल जाएगा। हालांकि वो समर्थन 3 को दिखाई दिया कि 3 को तो मिल ही नहीं पाया, मंत्री बनने के बाद भी वो कहीं ना कहीं फेल हो गए। तो ये इस लिहाज से मुख्यमंत्री को जो काम करना है वो तो निश्चित तौर पर इस महीने होता हुआ ही दिखाई दे रहा है कि इस महीने मंत्रिमंडल विस्तार हो ही जाएगा। मतलब 2020 जो हम कह रहे हैं 2020 जो कोरोना के कारण बहुत लोगों के लिए ख़राब है, तो वो कुछ लोगों के लिए शुभ भी साबित हो सकता है।
ब्रजेश जी, जो हमने कांग्रेस प्रवक्ता भी सुना कि वो कह रहे हैं कि उनको बड़ी चिंता थी, वो कह रहे हैं कि निर्णय नहीं हो पा रहे हैं, जबकि कांग्रेस में हमने देखा कि निर्णय कैसे होते हैं, कब होते हैं, क्यों होते हैं, किसी को समझ में नहीं आता। और दूसरी एक बात है, मुख्यमंत्री हमने देखा कि अकेले भी सरकार चलाई है, 5 मंत्रियों के साथ भी सरकार चलाई है, और अभी उनके 3 मंत्री हार गए और 2 को इस्तीफा देना पड़ा है, तो 5 साथी और कम है, फिर भी सरकार चल ही रही है। लेकिन इन सबके बीच में जो कुछ घटनाक्रम, जो कुछ प्रभु जी ने बताया अभी, तो क्या वाकई में जब सिंधिया आए थे तभी लगा था कि शायद दिल्ली गए दोनों नेता तब विस्तार हो जाएगा, और अब जो तमाम अटकलें चल रही हैं, तो इसके साथ साथ संगठन के विस्तार की गतिविधियां भी साथ साथ चल रही होगी, वो सारी कवायद भी चल रही होगी कि अगर इनको मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं है तो कहाँ पर इनको एडजस्ट किया जाए, अगर वो संगठन में एडजस्ट नहीं हो सकते तो कहाँ किसको निगम मंडल में एडजस्ट किया जाए, तो इसको लेकर बड़ी मारामारी चल रही होगी। तो इसको किस नज़रिए से देखा जाए? देखिए मनोज जी, यही दुर्गेश जी की बात वो कह रहे थे, टुकड़े टुकड़े गैंगों में बटी हुई है, तो जो उनका अनुभव है वो बता रहे थे। रही भाजपा में जो कवायद चल रही है, सिंधिया जी आए संगठन से लेके मंत्रिमंडल तक की, तो जैसे प्रभु जी कह रहे हैं कि इस महीने के अंत तक हो ही जाएगा, तो संभावना ज़्यादा दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि 3 मंत्री हार गए हैं चुनाव, 2 ने इस्तीफा दे दिए, 5 पद खाली हैं। वो अलग बात है कि पद खाली हैं, पद खाली पहले भी रहे हैं, मंत्रिमंडल की जगह बनी रहती है राजनीति के हिसाब से, लेकिन उन सभी के कार्य जो थे, विभाग जो थे, वो मुख्यमंत्री के पास आ गए हैं, और विधानसभा का सत्र अभी शुरू होने वाला है। तो मुख्यमंत्री के पास पहले से ही अपने विभाग थे और इतने सारे विभाग आ गए, तो उनके पास विभागों की भरमार हो गई। और जिस तरह से दिशा में सरकार बढ़ रही है तेजी से काम कराने की, तो मंत्रिमंडल में विस्तार या रिक्त पदों की पूर्ति जल्दी होना है। संगठन में भी होना, जिस तरह से सिंधिया जी यहाँ आए थे तो सारी बातें हुई होंगी, जैसे वीडी शर्मा जी ने कहा है कि जब बात होती है सब प्रकार की बातें होती हैं, तो सिंधिया जी आए होंगे तो ये भी बात हुई होगी संगठन में, कहाँ किसको एडजस्ट करना है, उनके समर्थकों को कहाँ, कुछ उनके समर्थकों को कम करना है क्या मंत्रिमंडल से, और किसको लेना है, ये सारी चर्चाएं शिवराज जी से हुई होंगी। जिस तरह वो दिल्ली गए, बाद में नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिले, पीएम से मिले, तो कवायद तो चल रही है और वो हमें दिख भी रही है आज जिस तरह से घटनाक्रम घट रहे हैं एक के बाद एक। तो निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और कुछ लोगों को संगठन में भी जगह देना है। मंत्रिमंडल के साथ आप संगठन में भी देखना, संगठन भी गणना हो जाएगी संगठन की भी, और उसमें भी लोगों को एडजस्ट कर दिया जाएगा, और निगम मंडलों में भी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ होंगी मनोज जी, आगे पीछे थोड़ा बहुत समय लेकर, ताकि लोग नाराज ना हो। भाजपा को ये भी देखना है, गुटीय संतुलन भी साधना है, क्षेत्रीय संतुलन भी साधना है, जातिगत समीकरण भी बैठाना है। अगले चुनाव के हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन होगा, और जिस तरह से अभी विंध्य में अभी रिक्त स्थान रह गया है, विंध्य में कम लोगों को मौका मिला है, तो वो पूर्ति होगी। तो जरूरी है, या निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ग्वालियर चंबल संभाग से इतने सारे लोगों को मंत्रिमंडल में लिया है, वहाँ से कुछ संख्या कम हो सकती है और वो निगम मंडल में जा सकते हैं। तो ये सारी कवायदें चल रही हैं। प्रभु जी, कवायद भी चल रही है, लेकिन एक बड़ी बात जो अभी बात हुई, क्योंकि विंध्य में बीजेपी को भरपूर समर्थन मिला 2018 में बाकी हिस्सों की अपेक्षा कर, लेकिन विंध्य को उतना प्रतिनिधित्व मिला नहीं है। मालवा से कई ऐसे बड़े चेहरे थे कि जिनके बारे में कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन वो शामिल हुए नहीं, क्योंकि अब तो वहाँ भाई ताई का झगड़ा भी नहीं बचा है। भोपाल की हम बात करें, अच्छा प्रतिनिधित्व मिल गया आसपास को, लेकिन कई सारे ऐसे अछूते इलाके, तो आपको लग रहा है कि वो कौन से चेहरे हो सकते हैं जो संभावित, कि जिनको इस मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है, और अगर नहीं मिला तो कम से कम संगठन में तो वो दिखेंगे ही। देखिए मनोज जी, यदि मंत्रिमंडल की बात करें या सीएम के विश्वस्त की बात करें, जी बिल्कुल, एक बड़ा चेहरा जो है मंत्रिमंडल में आने की प्रतीक्षा कर रहा है, वो है राजन शुक्ला का। बहुत अच्छा काम उनका रहा है, परफॉर्मेंस पिछले कार्यकाल के दौरान जब भी वो मंत्री रहे। मुख्यमंत्री के विश्वस्त हैं, महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री उनको देते रहे। संजय पाठक वो चेहरा है जो ये सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका संजय पाठक ने निभाई, और यदि कहें कि कोई एक व्यक्ति या कोई विधायक जिसने अपना कोई बलिदान दिया है, जिसके यहाँ कांग्रेस ने दुश्मनी निभाई है, तो वो संजय पाठक, वो चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा संजय पाठक। अरविंद भदौरिया के साथ भी वही हुआ था, लेकिन उनके भाई को पुलिसिया मामले में फंसाया गया था। संजय पाठक के तो आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया, जो तोड़फोड़ उनके यहाँ की गई। कुछ हमने देखा भूपेंद्र सिंह जी के साथ, भूपेंद्र सिंह के साथ भी वो हुआ, तो वो तो मंत्रिमंडल में पहले ही आ चुके हैं भूपेंद्र सिंह, अरविंद भदौरिया आ चुके। तो एक चेहरा जो बचा हुआ है वो संजय पाठक का चेहरा दिखाई देता है, जो कटनी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, उद्योगपति भी बड़े हैं और बहुत युवा और उत्साही हैं। पिछला कार्यकाल उनका बहुत अच्छा भी नहीं तो बहुत खराब भी नहीं था, एक औसत मंत्री के तौर पर उन्होंने अपना कार्यकाल निकाला था। उसका कारण विभाग भी हो सकता है जी, हाँ जी, विभाग। गिरीश गौतम एक चेहरा है जो लंबे समय से प्रतीक्षारत है विंध्य से। केदार शुक्ला हैं जो विंध्य से प्रतीक्षा में है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। इस तरीके के बड़े चेहरे हैं। यदि हम इधर बुंदेलखंड की तरफ देखते हैं, क्योंकि सागर
बुंदेलखंड यदि देखें तो सागर में वजन बढ़ गया, बाकी बुंदेलखंड छूटा हुआ है। बिल्कुल। पन्ना से जरूर एक मंत्री मिला है। तो जो नए 3-4 जिले हैं निवाड़ी मिला के, तो वहाँ से एक हरिशंकर खटीक पहले मंत्री रहे हैं, लेकिन अभी उनको संगठन में महामंत्री बनाया है। लेकिन शायद वो टाइम बीइंग था, उस समय चुनाव पे उतर रही थी पार्टी, तो हो सकता है उनको वापस सत्ता में लेकर संगठन में किसी दूसरे चेहरे को लिया जाए। एक वहाँ से निवाड़ी के विधायक हैं अनिल जैन, वो एक दावेदार हो सकते हैं जैन समाज से प्रतिनिधित्व पिछले देने के लिहाज मंत्रिमंडल से। में काफी सारे जी। जैन थे, हमने देखा इस बार कम है। एक आधे तो की है। ऐसे जो अलग अलग जगह के लोग हैं उनको जगह देने की बात है। एक रमेश मेंदोला का नाम है इंदौर से। यदि हम मंदसौर की तरफ जाते हैं तो वहाँ से सिसोदिया जी हैं, लंबे समय से दावेदार हैं, यशपाल यशपाल सिंह सिसोदिया। तो चैतन्य कश्यप हैं रतलाम के, जिनका बहुत अच्छा कामकाज रहा है। उनको राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी सरकार ने पिछली बार बनाया था, जो कि मतलब मध्य प्रदेश के इकलौते ऐसे विधायक हैं, मेरे ख्याल से देश के इकलौते विधायक हैं जिन्होंने 10 साल से 1 रुपये भी सैलरी नहीं ली, अपना वेतन नहीं लिया। उल्टा वो अपने निजी खर्चे से गरीबों के विकास कार्य करते हैं, गरीबों के लिए। इस तरीके के एक चेहरा भी है जो इंतजार में है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। दावेदार बहुत सारे हैं लेकिन जगह कम है जी। लेकिन प्रभु जी एक और चीज़ भी हो सकती है ना कि परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो वो कई सारे ऐसे चेहरे हो सकते हैं इस मंत्रिमंडल में, हमने देखा जिनका परफॉर्मेंस बिल्कुल पुअर रहा है। शुरुआती दौर में हम कह सकते थे कि आप ठीक है चुनाव में आपको जाना था, आप अपने क्षेत्र में बिजी रहे, अब आप चुनाव भी जीत गए हैं, उसके बाद भी ना आप मीटिंग ले रहे हैं, ना आपका वो परफॉर्मेंस नहीं दिख पा रहा है जिस उम्मीद के साथ आपको मंत्री बनाया गया था, भले सिंधिया के दबाव में बनाया गया। तो क्या मान लिया जाए उनके पर कतरे जाएंगे या उनको ऐसे विभागों के साथ उनको शिफ्ट किया जा सकता है जहाँ पे उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से कि जो छोटे विभाग हैं जहाँ वो अब ठीक ठाक काम कर पाएँ? देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि जो चुनावी लिहाज से जो मंत्री बने थे जी, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उनको तो हटाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी में बातचीत चल रही है। क्योंकि अब ये ना तो सिंधिया के हैं, अब ये ना कांग्रेसी हैं, अब ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बिल्कुल। और पूरी तरह भाजपा को आत्मसात करने की दिशा में बढ़ चुके हैं वो बहुत हद तक। क्योंकि जिस तरीके से आवाज़ें हमको सुनाई दे रही हैं, जैसे गोविंद राजपूत कांग्रेस की सरकार के दौरान बोला करते थे, अब वैसे उनका सुर सुनाई नहीं दे रहा है। तुलसी सिलावट की वैसे सुर नहीं आ रहा है, जो मंत्री बनने के लिए इंतजार में प्रतीक्षा में है, जिनको ये कयास लग रहे हैं कि शायद इसी हफ्ते उनको मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। इस तरीके की बातें आ रही हैं। लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर अचानक से हमने देखा सक्रिय हो गए हैं। वो हाँ, भोपाल में ओचक जा रहे हैं, वो पावर प्लांट भी जा रहे हैं, प्लांट भी निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके के जो है एक वो प्रक्रिया है। तो इसमें जो नॉन परफॉर्मेंस मिनिस्टर हैं जिनका कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, तो उन्हें मंत्रिमंडल से हटाकर, क्योंकि अब ये सरकार शिवराज की सरकार है, इस सरकार का एक हम कहें कि कुर्सी की तरह एक यदि इसका पाया है तो शिवराज के साथ मिला हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। इस सरकार का परफॉर्मेंस खराब होता है तो सिंधिया का भी परफॉर्मेंस खराब ही माना जाएगा। तो इसलिए सिंधिया भी कोई पिछली बार की तरह कोई जोर नहीं लगाएंगे कि उनके जितने मंत्री बने सबको बरकरार रखा जाए। उनकी जगह उनको हो सकता है कुछ लोगों को जो नॉन परफॉर्मिंग है उनको शिफ्ट करके निगम मंडलों में एडजस्ट कर दिया जाए, उनकी जगह उन युवा चेहरों, ऊर्जावान चेहरों को लिया जाए, अनुभवी लोगों को मंत्रिमंडल में लिया जाए जो सरकार चलाने में योगदान दे सकते हैं। क्योंकि आप देखिए शिवराज सिंह चौहान टारगेट 3 साल का सेट कर रहे हैं। बिल्कुल। वो जो जिस तरीके से समीक्षा विभागों की शुरू की है उनने आज से, उसमें यह है कि 1 साल का रोड मैप, 2 साल का रोड मैप और 3 साल का रोड मैप, उसी रोड मैप के आधार पर वो चुनाव में जाने वाले हैं। और रोड मैप के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि मंत्रियों की जो है मासिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा। तो जब मंत्री ही यदि ढंग से काम नहीं कर पा रहे, विभाग की समझ नहीं है उसको, तो फिर वो क्या रिपोर्ट कार्ड उसका में नंबर आएंगे। तो ऐसे लोगों को हटाकर अच्छे लोगों को लेने की कवायद कहीं ना कहीं वो भी चल रही है। उसको लेकर बातचीत के दौर चल रहे होंगे। जो सिंधिया जी आए थे उनके साथ मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, वहाँ पर भी बातचीत हुई होगी, फिर आकर यहाँ कवायद है। मुझे ऐसा अनुमान है मेरा कि जब ये मंत्रिमंडल पकने की स्थिति में होगा तो एक विजिट सिंधिया की और भोपाल हो सकती है, फिर एक दौर की चर्चा वहाँ पर हो सकती है। उसके बाद फिर उसको अंतिम रूप दिया जाएगा, तब मंत्रिमंडल सामने दिखाई दे सकेगा। बिल्कुल। पुनर्गठन और आपने जो बात की मंत्रियों की ग्रेडिंग की बात हुई, तो ऐसा भी तो हो सकता है ब्रजेश जी की जो प्रभु जी ने कहा कि मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हो कि जब उन्होंने कहा था कि मंत्रियों के विभागों का परफॉर्मेंस देखेंगे, मंत्रियों का परफॉर्मेंस देखेंगे और उनकी रिपोर्ट देखेंगे। तो हो सकता अभी हफ्ता 15 दिन का समय हुआ, तो हफ्ते 15 दिन वो और थोड़ा समय लें, जब तक एक दौर की बातचीत और हो तब तक वो रिव्यू कर रहे हैं। जैसे आज से उन्होंने शुरुआत की है शुक्रवार से कि मंत्रियों के कामकाज की, विभागों की, वो पूरी एक रिपोर्ट बना के पक्के होमवर्क के साथ जब वो अगर बैठे, जब दोबारा सिंधिया जी आए, जैसा कि प्रभु जी ने भी कहा कि सिंधिया के साथ, BD शर्मा के साथ
तब वो एक एक मंत्रियों के परफॉर्मेंस पे बात करें कि ये आपके मंत्री इस कोटे से बने थे, ये इनका विभाग था, ये इनका परफॉर्मेंस है। अब हम ये चाहते हैं कि अगर इनको हटाया जाए या इनको छोटे विभाग में शिफ्ट किया जाए या इनका दूसरा विभाग भेजा जाए या इनका किसी को उपयोग किया जाए। ये परफॉर्मेंस की बात बीजेपी के जो विधायक हैं सीनियर, जो पहली बार में बने थे, दोबारा बने हैं, उनके साथ भी लागू हो और उनमें से कुछ को संगठन में शिफ्ट कर दिया जाए, तो हो सकता है इस कारण ये कवायद थोड़ी लंबी खिंचती नज़र आ रही हो। मनोज जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जो कवायद चल रही है, कोई ना कोई कारण तो आपको देना ही पड़ेगा। यदि किसी मंत्री को आप मंत्रिमंडल से बाहर कर रहे हैं तो उसको ये रीजन बताना पड़ेगा, इसकी एक भूमिका बनाना पड़ेगी ताकि लोगों को नाराज़गी ना हो। तो ये जो कवायद है, विभाग क्या कर रहे हैं, पिछले 1 साल में क्या किए हैं और पहले से क्या हो रहा था और पिछले 6 महीने में, चुनाव के बाद है, चुनाव पहले हमने मान लो कि आप उपचुनाव में गए थे, इसके बाद आपने क्या किया, आपकी विभाग में आपकी कितनी पकड़ है, क्या काम हुए हैं, किस गति से हुए हैं। तो जो समीक्षा आएगी तो उसमें निश्चित तौर पर मंत्रियों की भूमिका भी रहेगी, विधायकों की, वो आपके प्रमुख सचिवों की भूमिका रहेगी, जो विभागीय अधिकारी उनकी भूमिका तो रहेगी, मंत्री का सुपरविजन है वहाँ, तो मंत्री की भूमिका भी रहेगी कि आपने कितना आगे अपने बढ़ाया, अपने काम कहाँ तक आपने समीक्षा की, क्या आप विभाग में कर रहे हैं। तो ये एक आधार होगा उनको खुद को बताने के लिए कि आपने क्या काम किया है। आगे भी आपको चुनाव जीतना है और हमें भी चुनाव में जाना है। तो अब ये मापदंड नहीं होगा कि भाई आप मंत्री बनाएं आपको इसलिए क्योंकि सरकार बन गई है। सिंधिया जी को भी आप कहने को रहेगा आपके पास कि ये देखिए अब हमने ये समीक्षा की है, ये काम है आपके मंत्रियों का या हमारे मंत्रियों का। बिल्कुल। तो वो भी निश्चित तौर पर शिवराज जी की बात से सहमत होंगे कि हाँ, ये काम हमें करना है, आगे भी हमें 3 साल बाद चुनाव में जाना है और जवाब हमको भी देना है। जिन मुद्दों पे पहले नगरीय निकाय में जाना 2-4 महीने, हाँ, नगरीय निकाय में जाना है और वहाँ भी हमें लोगों को बताना है कि हम वो सरकार क्यों छोड़ के आए थे। ये सिंधिया जी की भी जवाबदेही होगी, क्योंकि जैसे प्रभु जी ने कहा कि जिम्मेदार वो भी होंगे, 2 पाए हैं। यदि कोई खामी रह गई है, यदि सरकार में आगे 3 साल में यदि कोई नुकसान हुआ है तो शिवराज जी के साथ साथ सिंधिया जी का भी नुकसान होगा। वो ये कह सकेंगे नहीं साहब, हमारे मंत्री काम नहीं कर रहे थे तो हमने हटा दिया, जो काम करेगा वो रहेंगे, उसके साथ सिंधिया है। तो निश्चित तौर पर ये जो कवायद चल रही समीक्षा की, ये आगे उसी में काम आएगी और जो लोगों को उनको समझा दिया जाएगा कि आपको हम संगठन में एडजस्ट कर रहे हैं या निगम मंडल में दे रहे हैं, तो उनके स्वाभिमान को भी बरकरार रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम निकाल दिया जाएगा बाहर के भैया आप बाहर हो और बाहर बैठ गए, आप विधायक हो बस। बिल्कुल, उनका बिल्कुल सम्मान का ख्याल रखेंगे और उसी कवायद में ये लगे हुए हैं। प्रभु जी, ये जो ग्रेडिंग की आपने बात की और जो परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं, तो आज का जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि हमने देखा था कि एक मात्र उदाहरण है, जैसा भी हम कमल पटेल की अगर बात करें कि पिछली बार हमने देखा था कि जब वो सरकार में नहीं थे तब वो रेत को लेके सरकार को परेशानी में डालते रहे थे। बेटे का इनका एपिसोड सबको पता है। अब वो सरकार में और उन 5 मंत्रियों में हैं जिनको सबसे पहले इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। अचानक से वो फिर सक्रिय हुए विभाग के साथ साथ, जबकि उनके विभाग को लेके ये शंका कुशंकाएं चल रही हैं क्योंकि बाजरे की खरीद को लेकर हंगामा चल रहा है। इन सब के बीच वो रेत माफिया के खिलाफ फिर से मोर्चा खलते नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस के कई सारे लोग, कई सारे बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाते रहे कि ये रेत माफिया बन गए फिर से। तो इसको किस नज़रिए से देखा जाए कि एक्स्ट्रा परफॉर्मिंग के चक्कर में ऐसा तो नहीं कि ट्रैक से पटरी से गाड़ी उतर रही है और इधर उधर एक्सीडेंट करने की दिशा में कुछ मंत्री जाते नजर आ रहे हैं। मनोज जी, ये पूरी मंत्रियों की सक्रियता यदि दिख रही है और यदि प्रद्युम्न सिंह तोमर से लेकर कमल पटेल तक, जी बिल्कुल, तो इसके लिए मुख्य वजह वही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार या पुनर्गठन अब सामने आ गया है। अब सबको लग रहा है कि अभी यदि वो शांत बैठे रहे या उसी वैसे ढीला ढाला उनका परफॉर्मेंस रहा तो स्वाभाविक तौर पर उनका विभाग बदलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपनी जो पिछली कैबिनेट बैठक हुई उसमें साफ साफ मंत्रियों को एक तरीके से अल्टीमेटम उनने दे ही दिया कि आपका परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जाएगा, आपके विभाग की परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जाएगा, हर महीने आपकी ग्रेडिंग की जाएगी। तो स्वाभाविक तौर पर यदि मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये हमारे पास छन के आई हुई सीमित शब्दों की बात है। बिल्कुल, जो अंदर खाने जो बात हुई होगी इससे कुछ ज़्यादा हटके हुई होगी कि स्वाभाविक तौर पर, और मुख्यमंत्री जहाँ बैठे हैं और इतने साल का उनको अनुभव उस पद का, तो हम ये कहें कि अभी वो 2 महीने तक समीक्षा के विभागों की समीक्षा करके मंत्रियों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट करेंगे, उनका ऑडिट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। उनके पास तो रोज का रोज ऑडिट पहुंच रहा होगा, कौन मंत्री क्या कर रहा है, सबकी रिपोर्ट वहां पर पहले से तैयार है और शायद वो रिपोर्ट आला कमान तक भी और सिंधिया तक भी पहुंच चुक रही होगी कि उनके मंत्री जो जिनको उन्होंने मंत्री बनाया था उनका क्या परफॉर्मेंस है, बिल्कुल वो क्या कामकाज कर रहे हैं। कमल पटेल की बात कर लें तो वाकई में कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं, अब जैसे बाजरा की खरीदी हो या धान की खरीदी हो, जो काम कृषि मंत्री को करना चाहिए वो काम मुख्यमंत्री को करना पड़ रहा है। वो बाहर से आते हैं और उनको रातों रात समीक्षा बैठक लेनी पड़ रही है। तो यहाँ कोई धनी धोरी नहीं वाली स्थिति नहीं बननी चाहिए।
और स्थिति वो कलेक्टरों की हमने देखा कि कलेक्टर को उनको फटकार लगाना पड़ती है। जी, तो ये जो है यहाँ पर दिक्कत जो खड़ी हो रही है, तो ये या तो उनको अलर्ट करने के लिए मुख्यमंत्री ये कवायद कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो अलर्ट हो जाएं, और जिनको मंत्री रहना है उसी विभाग में रहना है तो उनको अपना परफॉर्मेंस दिखाना होगा। चूँकि अब परफॉर्मेंस ऑडिट सामने आ गया है संगठन और उसका, कि आपको विभाग बदलने की तलवार लटक रही है कि यदि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, कुछ गड़बड़ी हो गई तो विभाग बदल सकता है। तो सब लोग अपना काम काज दिखा रहे। कमल पटेल जी की चूँकि एक पुराना मामला है, उनका रेत से प्रेम उनको भी है, रेत के घपले घोटाले उजागर करने का प्रेम उनको भी है। कुछ लोगों का रेत से जुड़ा प्रेम होता है, इनका रेत विरोधी प्रेम है, तो उनने वो वहाँ पे अपना एक्शन करके दिखा दिया। तो इस तरीके की मामले हैं, और भी मंत्रियों के परफॉर्मेंस हमको अभी जो है 2-4 दिन के अंदर सामने दिखाई देंगे। अचानक सक्रियता बढ़ेगी। जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने आज एक पहल की है, बिल्कुल कि वो खुद वहाँ पर पहुँचे थे वॉलंटियर बनने के लिए कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए, तो वैसे कुछ और मंत्री अपनी पेशकश भी कर सकते हैं। तो मतलब इतने जो भी नए नए प्रकार के हथकंडे हो सकते हैं चर्चा में रहने के लिए, वो सारे अभी जो मंत्री हैं वो अपनाएंगे, और जो मंत्री बनने के दावेदार हैं वो भी सामने वही करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल बड़ी बात है। चलिए, उम्मीद की जाएगी कि जैसे अब कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि मंत्रिमंडल बने, उस पर हमला बोले, बीजेपी के लोग भी उम्मीद में है कि वो मंत्री बने, इसी प्रकार हम भी उम्मीद में हैं कि जब मंत्रिमंडल विस्तार हो तो उसको और विस्तृत तरीके से दर्शकों तक पहुंचाएं। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार या किसको रखना नहीं रखना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन चूंकि प्रदेश के मुखिया हैं और प्रदेश में जिस प्रकार की स्थितियां बनती है, तो जितने ज़्यादा मंत्री रहते हैं तो बाकी मंत्रियों के पास काम का बोझ कम रहता है, उनके पास परफॉर्मेंस के लिए अच्छा समय मिलता है। क्योंकि अगर काम के बोझ के अगर एक आम आदमी पर काम का बोझ होता है तो मंत्री पर भी होता है। इतने बड़े प्रदेश को चलाना, इतने बड़े विभागों को चलाना, और फिर उससे जुड़े करोड़ों लाखों लोगों से जुड़ी उससे जो उनसे उम्मीदें हैं उसको पूरा करना, अपने वोटरों की उम्मीद को पूरा करना, अपने क्षेत्र के मतदाताओं को संतुष्ट करना है। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चिंता मुख्यमंत्री को भी है, और उन जो संगठन देख रहे हैं बीडी शर्मा, उनके दिमाग में कुछ होगा कि कौन लोग मंत्रिमंडल में उनकी पहल से अगर जा सकते हैं या उनकी सिफारिश से, या वो कौन लोग होंगे जो संगठन चलाने में सरकार की मदद कर सकते हैं। तो इन सारे पहलुओं को देखते हुए चर्चा चल रही है। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि जैसा मुख्यमंत्री ने कहा था कि अटकलें जब तक चलती रहेंगी जब तक विस्तार नहीं हो जाता, लेकिन हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी विस्तार हो ताकि अटकलें खत्म हो, कामकाज का एक नया सिलसिला शुरू हो, और जो नए लोग इस मंत्रिमंडल में आए वो कुछ कर गुजरे जिससे उनका भी भला हो, प्रदेश का भला भी हो। तो अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।